7 अक्टूबर 2008 सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ जा रही क्वांटस फ्लाइट 72 अपनी सामान्य उड़ान पर थी। विमान में 300 से ज्यादा लोग सवार थे और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन उड़ान के बीच अचानक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिना किसी चेतावनी के विमान ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और तेजी से नीचे की ओर झुक गया। कॉकपिट में बैठे पायलट्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरा विमान अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगा। केबिन के अंदर बैठे यात्रियों को जोरदार झटका लगा। जो लोग सीट बेल्ट लगाए बिना बैठे थे वे हवा में उछलकर केबिन की छत से टकरा गए। कुछ ही सेकंड में विमान के अंदर चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस समय विमान हिंद महासागर के ऊपर उड़ रहा था। आखिर एक सामान्य उड़ान अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन गई? क्या यह किसी तकनीकी खराबी का परिणाम था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हैरान कर दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम क्वांटस फ्लाइट 72 की पूरी घटना को विस्तार से समझेंगे। 7 अक्टूबर 2008 की सुबह सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्वांटस फ्लाइट 72 अपनी निर्धारित उड़ान की तैयारियों में व्यस्त थी। इस एयरबस A330 को लगभग 5 घंटे की उड़ान भरते हुए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ पहुंचना था। उस दिन विमान में कुल 315 लोग सवार थे, जिनमें 303 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही थी और कुछ ही देर में सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सामान्य दिखने वाली उड़ान कुछ घंटों बाद एविएशन हिस्ट्री की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन जाएगी। लेकिन उस दिन मौसम पूरी तरह उड़ान के अनुकूल था। आसमान बिल्कुल साफ था, हवाएं हल्की थीं और सिंगापुर के आसपास एयर ट्रैफिक भी सामान्य से काफी कम था। अनुभवी पायलट्स के लिए यह उन दिनों में से एक था जहां टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक किसी बड़ी चुनौती की उम्मीद नहीं की जाती। कॉकपिट के अंदर फ्लाइट क्रू डिपार्चर की अंतिम तैयारियों में लगा हुआ था। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में रूट प्रोग्राम किया जा चुका था, नेविगेशन डेटा वेरीफाई किया जा रहा था और एयरक्राफ्ट की सभी आवश्यक चेकलिस्ट्स एक एक करके पूरी की जा रही थी। हर सिस्टम सामान्य रूप से कार्य कर रहा था और एयरबस A330 उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार था। इस फ्लाइट की कमान 53 वर्षीय कैप्टन केविन सलिवन के हाथों में थी। कमर्शियल एविएशन में उनके पास कई वर्षों का अनुभव था, लेकिन उससे पहले वे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में फाइटर पायलट रह चुके थे। अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने प्रतिष्ठित टॉप गन प्रोग्राम भी पूरा किया था, जिसे दुनिया के सबसे कठिन फाइटर पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। वर्ष 1986 में क्वांटस से जुड़ने के बाद उन्होंने बोइंग 747, बोइंग 767 और बाद में एयरबस A330 जैसे विमानों पर हजारों फ्लाइट आवर्स पूरे किए। उस समय तक वे पिछले 4 वर्षों से एयरबस A330 के कैप्टन के रूप में सेवाएं दे रहे थे। कैप्टन के दाहिनी ओर फर्स्ट ऑफिसर पीट लिपसेट बैठे थे। वे भी एविएशन में आने से पहले रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का हिस्सा रह चुके थे। मिलिट्री सर्विस के दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड नेशंस मिशंस जैसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थीं। वर्ष 1996 में क्वांटस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बोइंग 737, बोइंग 747 और एयरबस A330 पर व्यापक अनुभव हासिल किया। चूंकि सिंगापुर से पर्थ और वापस लौटने वाली यह लंबी उड़ान थी, इसलिए कॉकपिट में तीसरे पायलट के रूप में सेकंड ऑफिसर रॉस हेल्स भी मौजूद थे। वे तीनों में सबसे युवा थे और उनके पास लगभग 2000 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। अपने शुरुआती करियर में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में छोटे प्रोपेलर एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। क्रूज फेज के दौरान क्रू रोटेशन के तहत वे कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की जगह लेकर एयरक्राफ्ट का नियंत्रण संभालने वाले थे, ताकि दोनों पायलट्स निर्धारित समय के अनुसार कुछ देर आराम कर सकें। डिपार्चर से पहले तीनों पायलट्स ने रूट, वेदर, फ्यूल डेटा और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की अंतिम समीक्षा की। यह क्रू साथ में केवल दूसरी बार उड़ान भर रहा था। इससे एक दिन पहले भी यही क्रू ब्रिस्बेन से सिंगापुर तक की फ्लाइट ऑपरेट कर चुका था। क्वांटस फ्लाइट 72 निर्धारित समय पर सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुशबैक हुई। एयरबस A330 पूरी तरह फ्यूल से भरा हुआ था और विमान की सभी 303 पैसेंजर सीट्स भरी हुई थीं। केबिन क्रू ने अंतिम सुरक्षा जांच पूरी कर ली थी, जबकि कॉकपिट में तीनों पायलट्स डिपार्चर चेकलिस्ट के अंतिम चरण पूरे कर रहे थे। कुछ ही क्षण बाद एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स स्टार्ट किए गए और विमान धीरे धीरे टैक्सीवे की ओर बढ़ने लगा। अनुमान के अनुसार लगभग 4 घंटे 45 मिनट बाद यह फ्लाइट पर्थ पहुंचने वाली थी। उस सुबह सिंगापुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम था। इसी कारण क्वांटस फ्लाइट 72 को रनवे तक पहुंचने में केवल लगभग 8 मिनट लगे।
टैक्सी के दौरान एयरक्राफ्ट की सभी प्रणालियां सामान्य रूप से कार्य कर रही थीं और किसी भी प्रकार की तकनीकी असामान्यता दर्ज नहीं हुई। रनवे पर पहुंचने के बाद कैप्टन केविन सलीवन ने एयरक्राफ्ट को सेंटर लाइन पर अलाइन किया। टेक ऑन ऑफ क्लियरेंस मिलते ही उन्होंने थ्रस्ट लीवर को टेक ऑन ऑफ पावर तक आगे बढ़ाया। कुछ ही सेकंड में एयरबस A330 ने तेजी से गति पकड़नी शुरू कर दी और निर्धारित रोटेशन स्पीड प्राप्त करते ही विमान सफलतापूर्वक हवा में उठ गया। टेक ऑन ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक क्लाइंब में प्रवेश कर गया और सिंगापुर को पीछे छोड़ते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर अपनी निर्धारित रूट पर आगे बढ़ने लगा। उड़ान के शुरुआती चरण में कैप्टन केविन सलीवन स्वयं एयरक्राफ्ट को मैनुअल कंट्रोल में उड़ा रहे थे। लंबी दूरी की कमर्शियल फ्लाइट्स में पायलट्स आमतौर पर टेक ऑन ऑफ के कुछ समय बाद ऑटो पायलट एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन उस समय कैप्टन ने कुछ देर तक एयरक्राफ्ट को अपने हाथों से नियंत्रित रखना चुना। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ समय बाद यही निर्णय उनके एविएशन करियर के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक साबित होने वाला था। केबिन के अंदर अधिकांश यात्री अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, लेकिन कॉकपिट के अंदर कुछ ही क्षण बाद एक ऐसी चेतावनी दिखाई दी जिसने इस पूरी उड़ान का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अचानक कॉकपिट में मास्टर कॉशन अलार्म बज उठा। दोनों पायलट्स तुरंत एयरक्राफ्ट की स्थिति का आकलन करने में जुट गए। उस समय कैप्टन केविन सलीवन एयरक्राफ्ट को मैनुअल कंट्रोल में उड़ा रहे थे। स्थिति का सुरक्षित विश्लेषण करने के लिए उन्होंने ऑटो पायलट एक्टिवेट कर दिया ताकि दोनों पायलट्स पूरी तरह फॉल्ट मैसेज पर ध्यान दे सकें। फर्स्ट ऑफिसर ने मास्टर कॉशन रीसेट किया और दोनों की नजर ECAM डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे संदेश पर गई। डिस्प्ले पर संदेश था, एयर इंजन ब्लीड 1 फॉल्ट। एयरबस एयरक्राफ्ट में ECAM केवल वार्निंग नहीं दिखाता, बल्कि क्रू को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बताता है कि फॉल्ट की स्थिति में एयरक्राफ्ट को किस प्रकार सुरक्षित कॉन्फ़िगर करना है। फर्स्ट ऑफिसर ने ECAM द्वारा बताए गए सभी निर्देश पूरे किए और कुछ ही मिनटों में यह फॉल्ट रिजॉल्व हो गया। उस समय तक सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। क्रू को लगा कि यह एक सामान्य तकनीकी फॉल्ट था और फ्लाइट बिना किसी अतिरिक्त समस्या के आगे जारी रहेगी, लेकिन वास्तव में यह केवल शुरुआत थी। एयरक्राफ्ट अब इंडोनेशिया को पार कर चुका था और लगभग 37,000 फुट की ऊंचाई पर इंडियन ओशन के ऊपर क्रूज कर रहा था। निर्धारित क्रू रोटेशन के अनुसार कैप्टन केविन सलीवन कुछ देर के विश्राम के लिए कॉकपिट से बाहर क्रू रेस्ट एरिया में चले गए। कैप्टन की अनुपस्थिति में एयरक्राफ्ट की निगरानी सेकंड ऑफिसर रॉस हेल्स कर रहे थे। लगभग 1 घंटे तक फ्लाइट पूरी तरह सामान्य रही। एयरक्राफ्ट अपने निर्धारित रूट पर स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वार्निंग सामने नहीं आई। कुछ समय बाद कैप्टन वापस कॉकपिट में लौटे। सामने ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट दिखाई देना शुरू हो चुका था। उन्होंने अपनी लेफ्ट सीट दोबारा संभाली और सेकंड ऑफिसर अपनी निर्धारित सीट पर वापस आ गए। इसके कुछ ही समय बाद फर्स्ट ऑफिसर भी अपने निर्धारित रेस्ट ब्रेक के लिए कॉकपिट से बाहर चले गए। लगभग 40 सेकंड बाद सेकंड ऑफिसर वापस कॉकपिट में लौटे। उन्होंने अपनी सीट बेल्ट बांधी ही थी कि अचानक कॉकपिट का पूरा माहौल बदल गया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के एयरक्राफ्ट की 3 एयर डेटा इनर्शियल रेफरेंस यूनिट्स ADIRU में से एक ने फ्लाइट कंप्यूटर्स को गलत डेटा भेजना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। लगातार कई वार्निंग मैसेजेस कॉकपिट डिस्प्लेस पर दिखाई देने लगे। कैप्टन एयरक्राफ्ट को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दूसरा ऑटो पायलट एंगेज किया, लेकिन स्थिति और अधिक जटिल होती चली गई। अब कॉकपिट में एक साथ मास्टर वार्निंग, मास्टर केशन, ओवरस्पीड वार्निंग और स्टॉल वार्निंग अलार्म बजने लगे। क्रू के लिए यह स्थिति बेहद असामान्य थी। एयरक्राफ्ट एक ही समय पर यह संकेत दे रहा था कि उसकी स्पीड आवश्यकता से अधिक भी है और आवश्यकता से कम भी। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा होना लगभग असंभव माना जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी भी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वास्तविक फॉल्ट आखिर कहां है। कॉकपिट डिस्प्लेस पर आने वाली जानकारी एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। कुछ ही क्षण बाद कैप्टन के प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पर एयर स्पीड और ऑल्टीट्यूड की रीडिंग्स लगातार बदलने लगी। कभी स्पीड अचानक बढ़ जाती तो अगले ही पल सामान्य हो जाती। एल्टीट्यूड भी अस्थिर दिखाई देने लगा। स्थिति को और गंभीर बनाते हुए कैप्टन के नेविगेशन डिस्प्ले से हेडिंग इंफॉर्मेशन भी गायब हो गई, जिसके कारण मूविंग मैप दिखाई देना बंद हो गया। अब क्रू को एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम दोनों की विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा। कैप्टन केविन सलीवन ने तुरंत समझ लिया कि वे अनरिलायबल एयर स्पीड जैसी गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बिना देर किए ऑटो पायलट पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दिया। गलत डेटा मिलने की स्थिति में ऑटो पायलट पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं था। अब एयरक्राफ्ट पूरी तरह मैनुअल कंट्रोल में था। कैप्टन ने अपने बाएं हाथ से साइड स्टिक और दाएं हाथ से थ्रस्ट लीवर संभालते हुए एयरक्राफ्ट को 37,000 फुट पर स्थिर रखने की कोशिश शुरू कर दी। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए वे स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स और सेकंड ऑफिसर के फ्लाइट डिस्प्लेस का सहारा ले रहे थे, क्योंकि वे अभी भी सामान्य जानकारी दिखा रहे थे।
स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। कैप्टन ने तुरंत सेकंड ऑफिसर को निर्देश दिया कि वे फर्स्ट ऑफिसर को वापस कॉकपिट में बुलाएं, ताकि तीनों मिलकर इस जटिल तकनीकी समस्या का समाधान खोज सकें। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर के लौटने से पहले ही एयरक्राफ्ट ने अचानक अपना नोज नीचे झुका दिया और अब कॉकपिट के अंदर एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी थी जिसमें एक तरफ पायलट्स थे और दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के अपने फ्लाइट कंप्यूटर्स। कैप्टन केविन सलिवन ने तुरंत साइड स्टिक को पीछे खींचते हुए एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता उस समय यह थी कि एयरक्राफ्ट उनके किसी भी कंट्रोल इनपुट का जवाब नहीं दे रहा था। कुछ क्षणों के लिए उन्हें एहसास हुआ कि एयरक्राफ्ट का वास्तविक नियंत्रण उनके हाथों में नहीं रहा। स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। कैप्टन ने साइड स्टिक को न्यूट्रल पोजीशन में लाकर दोबारा प्रतिक्रिया जांचने की कोशिश की, लेकिन एयरक्राफ्ट लगातार नीचे जाता रहा। इसके बाद उन्होंने बहुत छोटे छोटे कंट्रोल इनपुट्स देना शुरू किया। इस बार एयरक्राफ्ट ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया दी और वे किसी तरह उसे दोबारा स्थिर करने में सफल हुए। सिर्फ 20 सेकंड के भीतर एयरक्राफ्ट लगभग 690 फुट नीचे आ चुका था। कॉकपिट में मौजूद किसी भी क्रू मेंबर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या था। जांच में बाद में पता चला कि एयरक्राफ्ट की 3 एयर डेटा इनर्शियल रेफरेंस यूनिट्स ADIRU में से एक के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में खराबी आ गई थी। इसी खराबी के कारण वह लगातार गलत और अस्थिर डेटा फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स को भेज रही थी। एयरबस A330 के फ्लाइट कंप्यूटर्स एयरक्राफ्ट को स्थिर रखने के लिए ADIRU से मिलने वाली जानकारी पर निर्भर करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें एंगल ऑफ अटैक से जुड़ा गलत डेटा मिलने लगा। एंगल ऑफ अटैक एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में से एक होता है। इसी के आधार पर फ्लाइट कंप्यूटर्स तय करते हैं कि एयरक्राफ्ट सामान्य स्थिति में है या स्टॉल की ओर बढ़ रहा है। गलत डेटा मिलने की वजह से फ्लाइट कंप्यूटर्स ने यह मान लिया कि एयरक्राफ्ट स्टॉल होने वाला है, जबकि वास्तविकता में एयरक्राफ्ट पूरी तरह सामान्य उड़ान भर रहा था। एयरक्राफ्ट को स्टॉल से बचाने के लिए फ्लाइट एनवेलोप प्रोटेक्शन सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। इस सुरक्षा प्रणाली का उद्देश्य एयरक्राफ्ट को सुरक्षित उड़ान सीमा के भीतर रखना होता है, लेकिन इस बार गलत सेंसर डेटा की वजह से उसी प्रणाली ने एयरक्राफ्ट का नोज अचानक नीचे कर दिया। कैप्टन लगातार पिच अप कमांड दे रहे थे, लेकिन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहा था। इसलिए कुछ क्षणों तक एयरक्राफ्ट अपने ही कंप्यूटर्स के आदेशों का पालन करता रहा। इसी अचानक डाइव की वजह से कैबिन के अंदर कुछ पल के लिए लगभग वेटलेसनेस जैसी स्थिति बन गई। जिन यात्रियों और कैबिन क्रू ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वे हवा में उछलकर कैबिन की छत से टकरा गए। कई ओवरहेड कंपार्टमेंट्स क्षतिग्रस्त हो गए और दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कॉकपिट क्रू को अब यह डर सताने लगा कि यदि यही फॉल्ट दोबारा हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सेकंड ऑफिसर रॉस हेल्स ने तुरंत सीट बेल्ट साइन दोबारा ऑन कर दिया। इसके बाद उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी पैसेंजर्स और कैबिन क्रू को तुरंत अपनी सीटों पर लौटने और सीट बेल्ट बांधने का निर्देश दिया। इस बीच कैप्टन ने किसी तरह एयरक्राफ्ट को वापस फ्लाइट लेवल 370 पर स्थिर कर लिया, लेकिन समस्या अभी समाप्त नहीं हुई थी। कॉकपिट डिस्प्लेस पर लगातार नए ईकैम कॉशन मैसेजेस दिखाई दे रहे थे। एयरक्राफ्ट के अलग अलग सिस्टम्स से संबंधित कई वार्निंग्स एक साथ आने लगी थीं। इसके बावजूद तीनों पायलट्स पूरी तरह शांत रहे और हर वार्निंग को एक एक करके प्रोसीजर के अनुसार रिजॉल्व करने लगे। कैप्टन एयरक्राफ्ट को मैनुअल कंट्रोल में उड़ा रहे थे, जबकि सेकंड ऑफिसर ECAM मैसेजेस और सिस्टम फॉल्ट्स को हैंडल कर रहे थे। कुछ समय बाद ECAM पर एक नया निर्देश दिखाई दिया। प्रोसीजर के अनुसार क्रू को फ्लाइट कंट्रोल प्राइमरी कंप्यूटर 3 FCPC-3 को ऑफ करके दोबारा रीस्टार्ट करना था। क्रू ने चेकलिस्ट के अनुसार वही प्रक्रिया अपनाई। कंप्यूटर को रीसेट किया गया और कुछ क्षणों के लिए लगा कि शायद फॉल्ट दूर हो चुका है, लेकिन जैसे ही FCPC-3 दोबारा सक्रिय हुआ, एयरक्राफ्ट ने दूसरी बार अचानक अपना नोज नीचे झुका दिया। लेकिन इस बार पिच लगभग 3.5 डिग्री नोज डाउन तक पहुंच गया और एयरक्राफ्ट फिर से तेजी से नीचे गिरने लगा। कैप्टन केविन सलीवन ने बिना एक पल गंवाए साइड स्टिक को पीछे खींचकर एयरक्राफ्ट को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन पहली घटना की तरह इस बार भी शुरुआती कंट्रोल इनपुट्स का एयरक्राफ्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एयरक्राफ्ट लगातार नीचे जा रहा था। उस समय कैप्टन के सामने केवल कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं, बल्कि नीचे फैला हुआ इंडियन ओशन भी दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ आ चुका था कि यदि अगले कुछ सेकंड में एयरक्राफ्ट ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा सकती है। करीब 16 सेकंड के भीतर एयरक्राफ्ट लगभग 400 फुट नीचे उतर चुका था। इसके बाद धीरे धीरे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने कैप्टन के कंट्रोल इनपुट्स का जवाब देना शुरू किया। उन्होंने बेहद सावधानी से एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर उठाया। वे जानते थे कि यदि उन्होंने बहुत तेज कंट्रोल इनपुट दिया तो कैबिन के अंदर पहले से घायल यात्रियों को और गंभीर चोट लग सकती है। धीरे धीरे एयरक्राफ्ट दोबारा 37,000 फुट की निर्धारित ऊंचाई पर वापस आ गया।
इसी दौरान सेकंड ऑफिसर ने एक बार फिर प्राइम 3 फॉल्ट की सूचना दी, लेकिन इस बार कैप्टन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को दोबारा रीसेट नहीं किया जाएगा। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि समस्या कहीं अधिक गंभीर है। स्थिति का आकलन करते हुए कैप्टन ने एक और असामान्य बात नोटिस की। एयरक्राफ्ट का ट्रिम सिस्टम सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहा था। क्रू को संदेह हुआ कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम अब डायरेक्ट लॉ में चला गया है। इस मोड में एयरक्राफ्ट की कई ऑटोमेटिक प्रोटेक्शंस उपलब्ध नहीं रहती, यानी एंगल ऑफ अटैक प्रोटेक्शन, ओवर स्पीड प्रोटेक्शन और अन्य कई सुरक्षा प्रणालियां निष्क्रिय हो सकती थीं। अब एयरक्राफ्ट को पूरी तरह पायलट के मैनुअल इनपुट्स पर निर्भर होकर उड़ाना था। एयरबस A330 में पिच कंट्रोल को संतुलित रखने के लिए ट्रिमेबल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यह सिस्टम एयरक्राफ्ट को स्थिर रखने में पायलट्स की सहायता करता है और लगातार कंट्रोल इनपुट्स देने की आवश्यकता कम कर देता है। लेकिन अब यह सुविधा भी सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं थी। कैप्टन केविन सलिवन ने स्थिति को देखते हुए ऑटो थ्रस्ट भी डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्हें आशंका थी कि गलत एयर डेटा कहीं इंजन कंट्रोल सिस्टम को भी प्रभावित न कर दे। अब एयरक्राफ्ट पूरी तरह मैनुअल कंट्रोल में था, न ऑटो पायलट काम कर रहा था और न ही ऑटो थ्रस्ट। कैप्टन केवल स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स और उपलब्ध विश्वसनीय फ्लाइट डेटा के आधार पर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। उस समय लगभग $250 मिलियन का आधुनिक एयरबस A330 पूरी तरह पायलट की फ्लाइंग स्किल्स पर निर्भर हो चुका था। इस बीच कॉकपिट के अंदर लगातार मास्टर वार्निंग, मास्टरकेशन और ECAM मैसेजेस दिखाई दे रहे थे। स्टॉल वार्निंग और ओवर स्पीड वार्निंग बार बार बज रही थी। एक वार्निंग समाप्त भी नहीं होती थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी। स्थिति इतनी जटिल हो गई थी कि कुछ मैसेजेस स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड के लिए दिखाई देते और तुरंत गायब हो जाते। लगातार बजते अलार्म्स के कारण क्रू के लिए यह पहचानना भी कठिन होता जा रहा था कि कौन सी वार्निंग वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद जब स्थिति थोड़ी स्थिर हुई, कैप्टन ने कैबिन में पब्लिक एड्रेस किया। उन्होंने पैसेंजर्स को बताया कि एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है और सभी यात्रियों से अपनी सीटों पर बैठे रहने तथा सीट बेल्ट बांधे रखने का अनुरोध किया। उधर फर्स्ट ऑफिसर अभी तक कॉकपिट में वापस नहीं लौट पाए थे। दूसरी नोज डाइव के दौरान उन्हें भी चोट लगी थी और उन्हें संदेह था कि उनकी नाक में फ्रैक्चर हो गया है। कैबिन के अंदर हुई भारी उथल-पुथल को देखते हुए उन्हें यह भी चिंता थी कि कहीं कॉकपिट डोर जाम तो नहीं हो गई। कुछ मिनट बाद परिस्थितियां थोड़ी सामान्य होने पर फर्स्ट ऑफिसर अंततः कॉकपिट में वापस लौटे। उन्होंने राइट सीट दोबारा संभाल ली, जबकि सेकंड ऑफिसर तीसरी सीट पर चले गए। कॉकपिट में लौटते ही फर्स्ट ऑफिसर ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें दोनों को 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन सभी जानते थे कि उनके सामने अभी भी सबसे कठिन चुनौती बाकी थी। दूसरी बार एयरक्राफ्ट के अचानक नीचे झुकने के बाद कॉकपिट क्रू को अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि यह समस्या किसी सामान्य तकनीकी फॉल्ट से कहीं अधिक गंभीर है। कैप्टन केविन सलीवन की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि यदि लैंडिंग के दौरान फ्लाइट कंप्यूटर्स ने एक बार फिर एयरक्राफ्ट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया तो इतनी कम ऊंचाई पर रिकवरी का कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब क्रू के सामने केवल एक ही विकल्प था, जितनी जल्दी हो सके एयरक्राफ्ट को सुरक्षित उतारना। नेविगेशन चार्ट्स की समीक्षा करने पर उन्हें पता चला कि लियरमंथ एयरपोर्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उनकी वर्तमान स्थिति के सबसे नजदीक था और एयरबस A330 की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उपयुक्त भी था। लियरमंथ एयरपोर्ट एक्समाउथ के पास स्थित एक छोटा इंटरनेशनल ऑल्टरनेट एयरपोर्ट था। यहां लगभग 3047 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे उपलब्ध था। एयरपोर्ट पर अप्रोच लाइटिंग, रनवे लाइटिंग, प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर (PAPI) और आवश्यक नेविगेशन एड्स मौजूद थे। हालांकि इस एयरपोर्ट पर उस समय कोई कंट्रोल टावर, एयरलाइन ग्राउंड सर्विसेज या एयरपोर्ट फायर और रेस्क्यू यूनिट उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद क्रू के पास यही सबसे सुरक्षित विकल्प था। कैबिन की स्थिति को देखते हुए फर्स्ट ऑफिसर पीट लिपसेट ने सुझाव दिया कि तुरंत मेडे घोषित कर दिया जाए, लेकिन कैप्टन का मानना था कि उस समय एयरक्राफ्ट अभी भी नियंत्रित स्थिति में था। इसलिए उन्होंने पहले पैन घोषित करने का निर्णय लिया, जो गंभीर लेकिन तत्काल जीवन घातक न मानी जाने वाली इमरजेंसी के लिए उपयोग किया जाता है। इस बीच केबिन के पीछे का हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। दूसरी नोज डाइव के दौरान कई पैसेंजर्स और कैबिन क्रू छत से टकरा चुके थे। कई लोगों की रीढ़ की हड्डी, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई थीं। स्थानीय समयानुसार सुबह 4:49 पर फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उन्होंने पैन घोषित करते हुए बताया कि एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स में गंभीर तकनीकी समस्या आ गई है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कैबिन में कई लोग घायल हो चुके हैं और फ्लाइट को तुरंत लियरमंथ एयरपोर्ट की ओर डायवर्जन की अनुमति दी जाए। उधर सेकंड ऑफिसर रॉस हेल्स ने इंटरकॉम के माध्यम से एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में मौजूद कैबिन क्रू से संपर्क करने की कोशिश की।
लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ क्षण बाद एयरक्राफ्ट में यात्रा कर रहे क्वांटस के 2 ऑफ ड्यूटी स्टाफ मेंबर्स ने कॉकपिट से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि कैबिन के पिछले हिस्से में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ यात्रियों को स्पाइनल इंजरीज हुई थीं, जबकि कई लोगों की हड्डियां टूट चुकी थीं। यह जानकारी सुनते ही कैप्टन केविन सलीवन ने बिना देर किए फर्स्ट ऑफिसर को निर्देश दिया, अब मेडे घोषित कीजिए। लियरमंथ की ओर एयरक्राफ्ट मोड़ने के बाद कॉकपिट क्रू ने दोबारा पूरे फॉल्ट सीक्वेंस की समीक्षा शुरू की। उन्होंने देखा कि NAV-IR1, FCTL प्रिम 3 सहित कई ईकैम कॉशन मैसेजेस लगातार दोबारा दिखाई दे रहे थे। क्रू इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ईकैम अब उन्हें समस्या का वास्तविक कारण बताने या उपयोगी समाधान देने में सक्षम नहीं था। लगातार बदलते फॉल्ट मैसेजेस केवल स्थिति को और अधिक जटिल बना रहे थे। स्थिति को समझने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से सिडनी स्थित क्वांटस मेंटेनेंस वॉच सेंटर से संपर्क किया। उन्होंने ग्राउंड इंजीनियर्स को पूरी तकनीकी स्थिति समझाई और सहायता मांगी। ग्राउंड टीम ने प्रारंभिक विश्लेषण के बाद बताया कि अधिकांश फॉल्ट मैसेजेस का संबंध संभवतः एयर डेटा इनर्शियल रेफरेंस यूनिट 1 ADIRU-1 से हो सकता है। हालांकि उन्हें एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम से संबंधित कुछ विरोधाभासी संकेत भी मिल रहे थे, इसलिए वे उस समय कोई निश्चित समाधान नहीं दे सके। कुछ देर बाद मेंटेनेंस वॉच ने सुझाव दिया कि यदि क्रू उचित समझे तो फ्लाइट कंट्रोल प्राइमरी कंप्यूटर 3 FCPC-3 को ऑफ किया जा सकता है। कॉकपिट क्रू ने इस सुझाव पर चर्चा की और अंततः FCPC-3 को ऑफ कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कॉकपिट में लगातार स्टॉल वार्निंग्स, ओवरस्पीड वार्निंग्स और ECAM मैसेजेस पहले की तरह आते रहे। अब क्रू एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा था। एक ओर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा था, दूसरी ओर केबिन क्रू से घायलों की जानकारी ली जा रही थी, जबकि साथ ही ग्राउंड इंजीनियर्स से भी तकनीकी सहायता प्राप्त करने की कोशिश जारी थी। इन सब के बीच कैप्टन केविन सलीवन पूरी तरह मैनुअल कंट्रोल में एयरक्राफ्ट को सुरक्षित उड़ाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए थे। अब तक फ्लाइट क्रू केवल एयरक्राफ्ट को हवा में बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, एयरक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतारना। लगातार आ रहे फॉल्ट मैसेजेस की वजह से एयरक्राफ्ट के कई सिस्टम्स सामान्य रूप से काम नहीं कर रहे थे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जुड़ी खराबी के कारण क्रू फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में RNAV अप्रोच प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब था कि लैंडिंग के दौरान उन्हें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की सहायता नहीं मिलने वाली थी। इसी बीच एक और सिस्टम फेलियर सामने आया। केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम के ऑटोमेटिक मोड में फॉल्ट आने के कारण अब केबिन प्रेशर को भी मैनुअल मोड में नियंत्रित करना पड़ रहा था। इसके अलावा ऑटो ब्रेक सिस्टम भी निष्क्रिय हो चुका था, यानी लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए पायलट्स को पूरी तरह मैनुअल ब्रेकिंग का सहारा लेना था। इन सभी समस्याओं के बावजूद क्रू ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। कैप्टन केविन सलीवन बेहद सावधानी से एयरक्राफ्ट को नीचे ला रहे थे। डिसेंट के दौरान उन्होंने एयरक्राफ्ट को चौड़े लेफ्ट ऑर्बिट्स में उड़ाया ताकि उसकी स्पीड 330 नॉट से नीचे बनी रहे। उन्हें सबसे अधिक डर इस बात का था कि यदि एयरक्राफ्ट ने एक बार फिर अचानक नोज डाउन किया तो इतनी कम ऊंचाई पर रिकवरी लगभग असंभव हो जाएगी। नेविगेशन डिस्प्ले पर इलेक्ट्रॉनिक मैप उपलब्ध नहीं था, इसलिए कैप्टन को लियरमंथ एयरपोर्ट को अपनी आंखों से पहचानते हुए विजुअल रेफरेंस के आधार पर अप्रोच करना पड़ा। डिसेंट जारी रखते हुए क्रू ने अप्रोच चेकलिस्ट पूरी की और 10,000 फीट से ऊपर एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल्स की दोबारा जांच की। फ्लैप्स सहित सभी महत्वपूर्ण सिस्टम्स को एक एक करके टेस्ट किया गया, क्योंकि किसी को भी यह नहीं पता था कि एयरक्राफ्ट अगला कमांड सामान्य रूप से मानेगा या नहीं। कुछ देर बाद एयरक्राफ्ट को लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर लाकर रनवे 36 के लिए एक सीधा विजुअल अप्रोच स्थापित किया गया। अब लैंडिंग के अंतिम चरण की शुरुआत हो चुकी थी। क्रू ने लैंडिंग गियर एक्सटेंड किया। राहत की बात यह रही कि इस बार लैंडिंग गियर ने सामान्य रूप से काम किया। इसके बाद सेकंड ऑफिसर ने ग्राउंड स्पॉयलर्स आर्म किए और फ्लैप्स 3 सेलेक्ट किए ताकि एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। कॉकपिट के अंदर माहौल पूरी तरह शांत था। हर क्रू मेंबर जानता था कि लैंडिंग से पहले किसी भी क्षण फ्लाइट कंप्यूटर्स दोबारा गलत कमांड दे सकते हैं। इतनी कम ऊंचाई पर यदि एयरक्राफ्ट ने फिर नोज डाउन किया तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। धीरे धीरे रनवे एयरक्राफ्ट के सामने आता गया। स्थानीय समयानुसार सुबह 5:32 पर कैप्टन केविन सलीवन ने सफलतापूर्वक एयरबस A330 को लियरमंथ एयरपोर्ट के रनवे पर उतार दिया। लगभग 1.5 घंटे से जारी यह भयावह संघर्ष आखिरकार समाप्त हो चुका था। लेकिन लैंडिंग के बाद भी कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग और ओवरस्पीड वार्निंग लगातार बजती रही, जिससे स्पष्ट था कि मूल तकनीकी समस्या अभी भी मौजूद थी। हालांकि एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा था और फ्लाइट के दौरान कई बार नियंत्रण खोने की स्थिति बनी, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि एयरक्राफ्ट में सवार 315 में से सभी लोग जीवित बच गए।
फिर भी इस घटना में 119 लोग घायल हुए, जिनमें कई यात्रियों और कैबिन क्रू को गंभीर स्पाइनल इंजरीज तथा फ्रैक्चर्स हुए थे। लैंडिंग के कुछ ही समय बाद सबसे गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पर्थ के हॉस्पिटल्स भेजा गया, जहां उनका तत्काल उपचार शुरू किया गया। बाद में एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस घटना को आधुनिक कमर्शियल एविएशन की सबसे असाधारण रिकवरीज में से एक माना। अत्यंत जटिल तकनीकी खराबियों के बावजूद क्रू ने एयरक्राफ्ट को सुरक्षित जमीन पर उतारकर एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। लेकिन इस घटना का प्रभाव केवल उस उड़ान तक सीमित नहीं रहा। कैप्टन केविन सलीवन ने बाद में इस पूरे अनुभव पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कॉकपिट के अंदर बिताए उन क्षणों का विस्तार से वर्णन किया। विशेष रूप से लैंडिंग के बाद जब वे पहली बार केबिन से होकर गुजरे और घायलों को देखा, तो उन्होंने उस पल को अपने जीवन का सबसे कठिन अनुभव बताया। इस घटना के बाद कैप्टन सलीवन ने अंततः कमर्शियल फ्लाइंग से सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि उस दिन की घटनाओं ने उनके पूरे जीवन और करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी क्वांटस फ्लाइट 72 को एविएशन हिस्ट्री में उस घटना के रूप में याद किया जाता है, जिसने यह साबित किया कि अत्याधुनिक कंप्यूटर्स भी कभी-कभी गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सही समय पर लिया गया एक अनुभवी पायलट का निर्णय सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता है।